तो चलिए दोस्तों, हम मार्क्सिज्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण थिंकर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मार्क्स और एंजल्स को ही पढ़ेंगे। तो क्रांति के द्वारा पूंजीवाद का नाश होगा, सर्वहारा का अधिनायकत्व आएगा और साम्यवाद की स्थापना की जाएगी। तो हम क्रांति करेंगे, हिंसक क्रांति करेंगे और इसके माध्यम से तो पूंजीवाद है उसकी समाप्ति करेंगे। इससे क्या होगा, पूंजीपति खत्म हो जाएंगे और सर्वहारा का अधिनायकत्व स्टैब्लिश हो जाएगा, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट स्टैब्लिश होगी। और फिर हम लोग कम्युनिज्म की स्थापना करेंगे जो कि स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी होगी। राज्य पूंजीवादी वर्ग के सामान्य राज्य पूंजीवादी वर्ग के सर्व सामान्य मामलों के प्रबंधन का की समिति है। तो वही है कि राज्य वर्ग शोषण का यंत्र है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि स्टेट इज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ बुर्जुआ, और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ऐसा दिया गया। फिर प्लेखानोव क्या बोलते हैं कि सर्वाधिक शक्तिशाली जो व्यक्ति प्लेखानोव थे, ये सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे ये प्लेखानोव, एज फार एज मार्क्सिज्म इज कंसर्न। तो उन्होंने रूसी मार्क्सवाद का जनक कहा जाता है, उन्हें रूसी मार्क्सवाद का जनक कहा जाता है। प्लेखानोव के अनुसार सामाजिक क्रांति के पूर्व रूस को पूंजीवादी व्यवस्था से गुजरना आवश्यक है। तो मार्क्स के बाद ये जो प्लेखानोव है ये कहते हैं कि अगर रूस में क्रांति चाहिए तो हमें पूंजीवादी व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि वे मजदूरों को क्रांति का वाहक मानते हैं, किसानों को नहीं। तो मजदूरों को क्रांति का वाहक मानते हैं, किसानों को नहीं। फिर प्लेखानोव, कार्ल काउट्स्की और रोजा लग्जमबर्ग जैसे मार्क्सवादी विचारकों ने रूसी क्रांति की आलोचना की है। क्यों? क्योंकि इससे स्टालिनवाद या यूं कहें कि तानाशाही फैल चुकी है। प्लेखानोव के अनुसार एक क्रांति एक गंभीर भूल थी। तो उनका मानना था कि जो रूसी क्रांति थी यह एक गंभीर भूल थी। जर्मन मार्क्सवादी काउट्स्की का कहना है कि लेनिन के नेतृत्व में रूस में जार की तानाशाही के स्थान पर एक नई तानाशाही की आधारशिला रखी गई है। प्रसिद्ध मार्क्सवादी लेखक लोजेक कोलोबस्की का निष्कर्ष है कि यह क्रांति या वह क्रांति मार्क्स की भविष्यवाणी के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट नहीं हुई है। तो बेसिकली जो क्रांति हुई है रूसी क्रांति, उसके माध्यम से जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो नष्ट नहीं हुई है। बेसिकली कहने का मतलब ये है। लेनिन, उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है ये व्हाट इज टू बी डन, ये 1902 में आती है, व्हाट इज टू बी डन। और इसके साथ ही स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ये 1917 में बुक आती है, स्टेट एंड रिवोल्यूशन। और रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी उसका नारा क्या था? रोटी भूमि शांति का नारा था, रोटी भूमि शांति। लेनिनवाद ये व्यवहारिक मार्क्सवाद है। यहाँ पर मार्क्स के जो आइडियाज हैं उनको एक्शन में ढाला गया है, या उन्हें वास्तविक रूप से उनकी जो परिणति हुई है वो रूसी क्रांति के माध्यम से विस्तार में ही हुई है। व्हाट इज टू बी डन लेनिन की राजनीतिक दल पर लिखी गई मौलिक पुस्तक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी पर लिखी गई मौलिक पुस्तक है। किसकी? लेनिन की। क्रांति सफल होने के पश्चात लेनिन ने अपनी इस पुस्तक में दिए गए विचारों को अधिक महत्व नहीं दिया, क्योंकि वह अब दूसरे रास्ते पर चल पड़ा था। तो क्रांति जब सफल हुई तो लेनिन ने इस पुस्तक में दिए गए जो उसके विचार थे उनको अधिक महत्व नहीं देता। इस नए रास्ते में राजनीतिक दल के प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के विचार को जन्म देता है, जिसे 1906 में लेनिन के राजनीतिक दल ने स्वीकार किया था। इसमें एक निर्णय लेने का आरंभ राजनीतिक या प्रजातांत्रिक तरीके से होता है और निर्णय लेने के पश्चात या तानाशाहीपूर्ण तरीके से क्रियान्वित होता है। तो जो निर्णय लिए जाएंगे वो पहले प्रजातांत्रिक तरीके से लिए जाएंगे और एक बार निर्णय हो गया तो तानाशाही तरीके से उसको लागू किया जाएगा। तो ऐसे ही जैसे रूसो क्या बोलता है कि जब पहले जनरल युद्ध बनेगी तो उसमें सबकी सहमति होगी, लेकिन एक बार अगर जनरल युद्ध बन गई तो फिर अब उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा। तो कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है। लेनिन ने राज्य संबंधी अपने विचार अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवोल्यूशन में वर्णित किया है। क्वालिटी के अनुसार यह पुस्तक लेनिन का राजनीतिक चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इस पुस्तक का लेनिन के बुखारिन के साथ हुए विवाद में स्थित है। तो इस पुस्तक का जन्म बेसिकली लेनिन के बुखारिन के साथ हुए विवाद में स्थित है। इसमें क्रांति के पश्चात राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन लेनिन ने कहा कि राज्य की संस्था की आवश्यकता शोषक का शोषण करने के लिए है, यानी जो अभी तक शोषक रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिस्ट रहे हैं, अब उनका अगर शोषण करना है हमें तो हमें राज्य की जो मशीनरी है उसकी जरूरत पड़ेगी। लेनिन राज्य को परिभाषित ही इस प्रकार से करता है कि यह बल का एक विशेष संगठन है।
तो ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोर्स, यह हिंसा का संगठन है जो विशेष वर्ग के दमन में काम आता है, विशेष वर्ग के दमन में काम आता है। विशेष वर्ग कौन? कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट के काइंड ऑफ दमन में ये काम आएगा। मार्क्सवाद में परिवर्तन क्या हुआ? तो इसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की बात इसमें की गई। दल में वाद विवाद व परिचर्चा की स्वतंत्रता पर अनुशासन कठोर होगा, ऐसा नहीं है कि आप जो मनाए वो बोल दें। फिर व्यवसायिक क्रांतिकारियों का हराबल दस्ता यानी वैनगार्ड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, मजदूरों का नेतृत्व व्यवसायिक बुद्धिजीवी करेंगे, यही मजदूरों में सामाजिक आर्थिक चेतना लाकर क्रांति का नेतृत्व करेंगे। तो एक हराबल दस्ता होगा या वैनगार्ड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा जो एक आइडियोलॉजी के तहत काम करेगा और क्रांति यानी कॉन्शियसनेस लाने का काम करेगा मजदूरों में। मजदूरों में चेतना स्वयं नहीं आएगी, तो जैसा कि मार्क्स बोलता है कि मजदूरों में स्पॉन्टेनियस तरीके से या स्वतः चेतना आ जाएगी, लेनिन का मानना है कि नहीं, मजदूरों में स्वतः चेतना नहीं आएगी, उसके लिए एक कम्युनिस्ट पार्टी की आवश्यकता होगी जो निरंतर कार्य करेगी, जो वैनगार्ड ऑफ रिवॉल्यूशन की तरह काम करेगी, यानी कि क्रांतिकारियों का हराबल दस्ता की तरह काम करेगी और सामाजिक और आर्थिक चेतना लाकर क्रांति का नेतृत्व करेगी। विचारधारा का महत्व, तो जहां मार्क्स विचारधारा को फॉल्स कॉन्शियसनेस बोलता है और उसकी आवश्यकता पूंजीपतियों को ऐसा बोलता है, लेनिन ने मजदूरों को भी विचारधारा की आवश्यकता बताई है। जैसे साम्यवादी विचारधारा यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात वो करता है कि ऐसा नहीं है कि केवल कैपिटलिस्टों को ही विचारधारा यानी आइडियोलॉजी की जरूरत है, इवन जो साम्यवादी हैं या हमें भी विचारधारा की जरूरत है। इसको का महत्व, तो मार्क्स जहां मजदूर वर्ग की क्रांति पर जोर देता है, वहीं लेनिन कृषक प्लस मजदूर दोनों को क्रांति में सहायक मानता है। तो अब यहाँ से कृषक और मजदूर दोनों क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साम्राज्यवाद का सिद्धांत पुस्तक, तो ये इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये उनकी पुस्तक 1917 में आती है। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था साम्राज्यवाद है, अर्थात क्रांति पहले औद्योगिक या पूंजीपति देशों में नहीं बल्कि उपनिवेशों में होगी। तो उपनिवेशों में होगी क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म का ये हाईएस्ट फॉर्म है, कैपिटलिज्म का हाईएस्ट फॉर्म है, जिसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे अपने उपनिवेश बना लिए हैं। तो जैसे इसका मानना है कि पहले भारत जैसे देशों में जो कि उपनिवेश है वहां पर क्रांति होगी, ना कि ब्रिटेन जैसे देशों में। लेनिन ने साम्राज्यवाद को अनिवार्य रूप से आर्थिक घटनाक्रम इकोनॉमिक फिनोमेना के रूप में चित्रित किया है, क्योंकि पूंजीपतियों के पास सरप्लस पैसा था तो उसे इन्वेस्ट कहाँ करें, तो फिर दूसरे देशों में वो गए, ये बात है। लेनिन प्रथम विश्व युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध कहा है, तो ये इंपीरियलिस्ट वार था जहां पर हर देश अपनी जो कॉलोनी है उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। सर्वहारा को सम्मिलित होकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। तो हमने देखा है कि 1917 के बाद रूस प्रथम वर्ल्ड वार है उससे बाहर आ जाता है। पूंजीवादी की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों में सुधार की कोई संभावना न देखते हुए लेनिन ने कहा कि साम्राज्यवाद निश्चित ही पूंजीवाद का अंतिम चरण होने वाला है। अब यहाँ से पूंजीवाद डिक्लाइन करेगा। अब ये जो साम्राज्यवाद है या कि जो जिस प्रकार से कॉलोनियां एस्टेब्लिश कर ली हैं इन साम्राज्यवादी ताकतों ने, तो अब यहाँ से ये डिक्लाइन ही करेंगे, अब आगे इनका कोई फर्दर स्कोप नहीं है ग्रो करने का, इसे केवल क्रांति के द्वारा ही पराजित किया जा सकता है। तो अब क्रांतियां हो, भारत में हो और जहां जहां इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए हैं वहां वहां क्रांतियां हो। लेकिन साम्राज्यवाद पूंजीवाद के विकास के उस चरण में है जिसमें एकाधिकारवादियों तथा वित्त पूंजी ने अपने वर्चस्व को स्थापित कर लिया है, जिसमें पूंजी के निर्यात को स्थापित कर लिया है, जिसमें पूंजी के निर्यात को घोषित महत्व प्राप्त है, जिससे संसार के सभी प्रदेशों का विभाजन पूरा हो गया है। स्टालिन, तो ये एक देश में समाजवाद की बात करते हैं, सोशलिज्म इन वन कंट्री, सोशलिज्म इन वन कंट्री कॉन्सेप्ट याद रखिए किसका है, स्टालिन का है। तो जहां मार्क्स दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा देता है कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज का नारा देता है, देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद की स्थापना की चाह रखता है कौन? मार्क्स। बल्कि जबकि जो स्टालिन है ये एक देश में समाजवाद का समर्थक है कि सोशलिज्म इन वन नेशन होना चाहिए। तो यह पहले सोवियत संघ में समाजवाद को मजबूत करना चाहता है कि पहले अपना घर तो सुरक्षित कर लो फिर विश्व के बारे में सोचना। तो यह साम्यवाद का निर्यात इंपोर्टेशन के पक्ष में नहीं है कि आप इंपोर्ट करो साम्यवाद का, नहीं, पहले अपने घर को सुदृढ़ करो, फिर इंपोर्ट तो बाद में होता रहेगा। रूस में स्टालिन की तानाशाही की स्थापना ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के आलोचकों को सुनहरा अवसर उपलब्ध करा दिया। लोजेक, कोलाबस्की जैसे मार्क्सवादियों का मानना है कि स्टालिन की तानाशाही व्यवस्था की जड़ें लेनिन के सिद्धांतों में है। स्टालिन के समय यह कहा जाने लगा था कि स्टालिन हमारे समय के लेनिन है। माओ, तो माओवाद को देखते हैं। तो 1949 में हुई चीन की जो साम्यवादी क्रांति थी उसके अगुवा कौन थे या उसके फोररनर कौन थे? माओ ही थे।
शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ऐसा माओ का मानना था कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। माओ का सूत्र था व्यवहार से सत्य की खोज करो, व्यवहार से आप सत्य की खोज करो। माओ ने चीनी समाज और अर्थव्यवस्था का विश्लेषण मार्क्सवादी पद्धति से किया है। चीनी व्यवस्था को वे औपनिवेशिक व अर्ध सामंती रूप में देखते हैं कि औपनिवेशिक है, अर्ध औपनिवेशिक है और अर्ध सामंती व्यवस्था है। राष्ट्र के प्रश्न पर माओ के विचार मार्क्स से भिन्न है। उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ राष्ट्रवाद को जोड़ने का प्रयास किया है। वो नव लोकतंत्र का सिद्धांत देते हैं, यानी ऑन न्यू डेमोक्रेसी, उनकी पुस्तक है ऑन न्यू डेमोक्रेसी। उसमें क्या कहते हैं कि सैकड़ों फूल एक साथ खिलने दो, लेट द 1000 फ्लावर ब्लूम टुगेदर। क्रांति व शासन संचालन में मजदूरों के अलावा किसानों व छोटे बुर्जुआओं का भी सहयोग लिया जाएगा। निरंतर क्रांति का सिद्धांत, परमानेंट रेवोल्यूशन, तो ये माओ ने 1937 के अपने लेख में ऑन कंट्राडिक्शन में अंतर विरोधों की प्रवृत्ति का विचार दिया है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक विकास की उच्चतम अवस्था में अंतर विरोध समाप्त हो जाते हैं, वर्गों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, अतः वर्ग संघर्ष व वर्ग जो शोषण है वो भी समाप्त हो जाता है। माओ मार्क्स के इन विचारों से सहमत नहीं है। उनके अनुसार अंतर विरोध कभी समाप्त नहीं होते हैं। जो कन्फ्लिक्ट है कैपिटलिस्ट और पूंजीपतियों और सर्वहारा के वर्ग, वो कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसा माओ का मानना है। नए नए अंतर विरोध उत्पन्न होते रहते हैं, वे साथ साथ हैं। इसी आधार पर उनका कहना है कि वर्ग संघर्ष और क्रांति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यही निरंतर क्रांति का सिद्धांत है कि परमानेंट रेवोल्यूशन की जो कॉन्ट्रडिक्शन है, भले स्टेटलेस या क्लासलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश हो जाए, भले कम्युनिज्म आ जाए, लेकिन जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो संघर्ष है, वो निरंतर चलते रहेंगे। ये है परमानेंट रेवोल्यूशन का सिद्धांत। माओ किसी पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करता कि ऐसी कोई परफेक्ट सोशल सिस्टम नहीं है जिसके हम आराधना कर सकें, जिसको हम अपना सकें। मार्क्सवादी सिद्धांत से उनकी यह बुनियादी भिन्नता सामने आती है। किसी न किसी क्षेत्र में द्वंद्व बने रहेंगे, अतः निरंतर क्रांति की आवश्यकता पड़ेगी, तो द्वंद्व तो बने ही रहेंगे। लोक युद्ध का सिद्धांत, लोक युद्ध माओ का एक बुनियादी सिद्धांत है। लोक युद्ध का सिद्धांत, माओ का कथन है कि हथियार नहीं, जनता निर्णायक होगी। जनता पर उसका पूरा भरोसा है, लेकिन लोक युद्धों के लिए जनता को संगठित करने व उसमें क्रांतिकारी चेतना भरने और युद्ध की रणनीति में उनको प्रशिक्षित करने का काम करना आवश्यक है। तो लोक यानी जनता, लोक युद्ध यानी जनता का युद्ध, ये बात करते हैं। जनता की ताकत पर इनको बहुत ज्यादा भरोसा था और जनता की ही ये काइंड ऑफ भागीदारी थी जिससे कि इतना बड़ा क्रांति हो सकी 1949 में चीन में। अब ग्रामसी, ये नव मार्क्सवादी इनको कहा जा सकता है, तो मार्क्सवाद पर आर्थिक नियतिवाद का आरोप लगाया है, यानी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, यानी हर चीज की व्याख्या ये इकोनॉमी से करते हैं। भारत में गरीबी है तो इकोनॉमी, भारत में बेरोजगारी है तो इकोनॉमी, मतलब राजनीतिक समस्याएं हैं, दल बदल हो रहा है तो इकोनॉमी, तो हर चीज को ये इकोनॉमी से जोड़ देते हैं। जब तक आर्थिक परिस्थितियां पूरी तौर पर विकसित और परिपक्व नहीं होती, तब तक राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। एक कारण है कि मार्क्स ने सबसे पहले इंग्लैंड जैसे औद्योगिक रूप से विकसित देश में समाजवादी क्रांति होने की भविष्यवाणी की थी। इसके विपरीत रूस जैसे पिछड़े देश में साम्यवादी क्रांति हुई। तो मार्क्स ने बात क्या कही थी कि इंग्लैंड में चूंकि जो कैपिटलिज्म है अपने पीक पर पहुंच गया है, तब यहाँ पर क्रांति होगी, लेकिन हुई कहाँ, रूस में हुई। तो ये थोड़ा सा मार्क्स ने चीजों को समझने में कहीं ना कहीं गलती कर दी। ग्रामसी मार्क्सवाद के अंतर्गत इस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास करते हैं। एरिक हॉब्सबाउम ने सही कहा है कि ग्रामसी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान राजनीति के मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रतिपादन है। तो एरिक हॉब्सबाउम ने सही कहा है कि ग्रामसी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान राजनीति के मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रतिपादन है। ग्रामसी राजनीति को केंद्रीय महत्व देते हैं। उनके अनुसार राजनीति एक स्वायत्त विषय है, ये एक इंडिपेंडेंट स्फीयर है, ऐसा नहीं कि आप इसको इकोनॉमी से जोड़ दें या सोशोलॉजी से जोड़ दें। ग्रामसी के चिंतन में बुद्धिजीवियों की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सर्वहारा वर्ग के इंटेलेक्चुअल्स होंगे, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। परंपरागत रूप से साहित्यकारों, दार्शनिकों, विचारकों आदि को बुद्धिजीवी माना गया। ग्रामसी इस अर्थ को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि सभी मनुष्य बुद्धिजीवी होते हैं, एवरी मैन इज एन इंटेलेक्चुअल, लेकिन सभी मनुष्य समाज में बुद्धिजीवी का काम नहीं करते हैं। तो हर व्यक्ति थोड़ा बहुत तो गायक होता है, लेकिन हर व्यक्ति को गायक क्यों नहीं कहा जाता? क्यों? क्योंकि उसके पास वो योग्यता नहीं होती जो एक गायक के पास होती है। गाना तो हर व्यक्ति गाता है, लेकिन हर व्यक्ति को गायक नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि गायक की जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। इसलिए मनुष्य, हर व्यक्ति बुद्धिजीवी है, लेकिन हर व्यक्ति बुद्धिजीवी होने का काम नहीं करता। तो गायक तो हर व्यक्ति है, यानी कि जो गाता तो हर व्यक्ति है, लेकिन गायक कोई कोई है। मार्क्सवाद के अनुसार उत्पादन की क्रांति में वर्गों की उत्पत्ति होती है। एक वर्ग
उत्पादन के साधनों का स्वामित्व हो जाता है, दूसरा मेहनत कश रहता है। लेकिन ग्रामसी इससे आगे जाते हैं। पूंजीपति वर्ग के प्रभुत्व की व्याख्या के लिए वे आधिपत्य यानी हेजमनी की अवधारणा का प्रयोग करते हैं। मार्क्स के अंतर्गत ग्रामसी की यह नई स्थापना है। आधिपत्य की अवधारणा के सूत्र मार्क्स की रचनाओं में है। मार्क्स के अनुसार प्रभुत्वशाली वर्ग के विचार भी प्रभुत्वशाली होते हैं। तो अगर आपके प्रभुत्वशाली मतलब आप डोमिनेंट क्लास है, तो आपके जो विचार हैं वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डोमिनेंट हो जाएंगे, और हर वर्ग आपके विचारों को, आपके रहन सहन, आपके खान पान, आपकी जो पद्धति है उसको अपनाने का प्रयास करेंगे। आधिपत्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले रूसी मार्क्सवादी प्लेखानोव के द्वारा किया गया, बाद में उसे लेनिन ने विकसित किया था। आधिपत्य शब्द का प्रयोग, हेजेमनी शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्लेखानोव ने किया था। पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य राज्य सत्ता की बाध्यकारी शक्ति के साथ साथ वैचारिक सहमति पर आधारित है, यानी कि एक कंसेंट क्रिएट की जाती है कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसकी अच्छी अच्छी बातें दिखाकर, उसके रहन सहन, उसकी पद्धति दिखाकर हमारे अंदर एक वैचारिक भूमिका तैयार की जाती है कि हम उसके लिए कंसेंट दे दें कि हमें अपना शोषण भी लगे तो हमें लगे कि हमारी कोई गलती है इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। जब यह आधिपत्य गहरे संकट में फंसता है तो पूंजीपति वर्ग राज सत्ता के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सुधार करता है। तो पहले तो वैचारिक सत्ता स्टैब्लिश की जाती है, फैमिली के माध्यम से। हमें घर में हमेशा सिखाया जाता है कि आप बड़ों की सेवा करो, है ना, अपने से बड़ों का सम्मान करो, उनके सामने कुछ मत बोलो। फिर ऐसे स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, हमें ऊपर से की अथॉरिटी को सामने बोलने नहीं दिया जाता है। फिर इसी तरह आगे चलते हैं, हम चर्च में हमें एक गॉड के समक्ष खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इससे तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, आपको मानना ही पड़ेगा चीजें। फिर ऐसे ही मीडिया करती है, हमारे अंदर एक वातावरण क्रिएट करती है कि यही पद्धति सबसे अच्छी है, उदारवादी सबसे अच्छा है, पूंजीपति व्यवस्था ही, पूंजीवादी व्यवस्था ही सबसे अच्छी है। इससे क्या होता है, इससे एक कंसेंट तैयार होती है, वैचारिक सहमति तैयार हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये वैचारिक सहमति काम नहीं करती, तब फिर सीधे स्टेट की जो मशीनरी है, पुलिस, आर्मी या अन्य जो चीजें हैं, सीधे आक्रमण करेंगी और आपको शांत कराने का काम करेंगे। ग्रामसी उसे निष्क्रिय क्रांति यानी पैसिव रिवॉल्यूशन कहता है। मार्क्स ने विचारधारा का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में करते हुए उसे मिथ्या चेतना यानी फॉल्स कॉन्शियसनेस माना है। ग्रामसी के लिए विचारधारा का भिन्न अर्थ है। वे स्वीकार करते हैं कि विचारधारा भौतिक परिस्थितियों के कारण अस्तित्व में आई है। विचारधारा हमारी भौतिक मटेरियल जो कंडीशन थी उनके कारण अस्तित्व में आती है, उसकी जड़ें व्यक्तियों की व्यवहारिक गतिविधियों में होती हैं। ग्रामसी राज्य को राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक नागरिक समाज का जोड़ मानता है। तो जो ग्रामसी है वो राज्य को पॉलिटिकल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी का जोड़ मानता है। वे समग्र राज्य, इंटीग्रेटेड स्टेट का नाम देते हैं कि वहां पर पॉलिटिकल सोसाइटी प्लस पॉलिटिकल सोसाइटी प्लस सिविल सोसाइटी दोनों का इंटीग्रेशन हो गया। उनके अनुसार नागरिक समाज भी शक्ति का केंद्र है। इस क्षेत्र में प्रभुशाली वर्ग का नियंत्रण अन्य वर्गों पर होता है, इसलिए शक्ति को केवल राज्य में केंद्रित नहीं माना जा सकता है। उसके अनुसार नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की पूरी तरह से समझे बगैर हम राज्य को नहीं समझ सकते हैं। तो नागरिक समाज सबसे पहले आता है। सिविल सोसाइटी में क्या, परिवार आते हैं, स्कूल आती है, मीडिया आते हैं, चर्च आते हैं, तो ये नागरिक समाज का निर्माण करते हैं। सबसे पहले यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमें वैचारिक कंसेंट डेवलप करने में। और अगर कोई व्यक्ति वैचारिक कंसेंट से नहीं मानता है तो फिर राज्य की मशीनरी सीधे आती है। तो इनकी आप जो सिविल सोसाइटी है इसकी भूमिका को आप दरकिनार नहीं कर सकते। मार्क्सवाद के अनुसार साम्यवादी जो क्रांति है या समाजवादी क्रांति का उद्देश्य राज्य सत्ता का आधिपत्य करना है, राज्य सत्ता पर आधिपत्य यानी हेजेमनी स्टैब्लिश करना है। उसके माध्यम से समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन ग्रामसी के लिए वह प्राथमिक नहीं है। उनकी प्राथमिकता नागरिक समाज के अंतर्गत संघर्ष की है, यानी हम सिविल सोसाइटी में संघर्ष करें। पहले हम अपने स्कूल खोलें, जो गांधी जी कर रहे थे, अपने स्कूल खोलें, अपनी मीडिया बनाएं, अपनी चर्च बनाएं। तो हमसे क्या होगा कि इस प्रकार हम आइडियोलॉजिकल बैटल जीत लेंगे पूंजीपतियों से। इस क्षेत्र में पूंजीपति, मजदूर व अन्य सामाजिक समूहों के बीच राजनीतिक व विचारधारात्मक संघर्ष होते हैं। मार्क्सवाद में ग्रामसी का यह योगदान महत्वपूर्ण है कि उन्होंने राजनीतिक गतिविधि यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी की सफलता के लिए यानी क्रांति की सफलता के लिए विचारधारात्मक संघर्ष यानी आइडियोलॉजिकल जो कन्फ्लिक्ट है उसको भी महत्वपूर्ण माना। ग्रामसी ने मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत विचारधारा, आधिपत्य, राजनीतिक और नागरिक समाज, बुद्धिजीवियों की भूमिका आदि से संबंधित अवधारणाओं का विकास किया है। ग्रामसी में बेसिकली हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, तो अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो वहां भी जाके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। रोजर लग्जमबर्ग, तो इनकी पुस्तक है द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, 1923 में आती है, पूंजी का संचय। एक अन्य पुस्तक है सोशलिज्म एंड बार्बनिज्म। ये बेसिकली स्टालिन की जो व्यवस्था थी, स्टालिन का मार्क्सवाद था, रूढ़िवादी मार्क्सवाद था, उसके ये विरोधी या उसका ये विरोध करती हैं।
तो रोज़ा लक्जमबर्ग ये पोलैंड के प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक हैं। ये शास्त्रीय मार्क्सवादी हैं, यानी क्लासिकल मार्क्सिस्ट हैं। उनके अनुसार पूंजीवाद के विनाश के साथ साथ साम्राज्यवाद का भी विनाश निश्चित है। तो एक कॉन्सेप्ट है साम्राज्यवाद का पतन, उदार लोकतंत्र की विजय। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो साम्यवाद का पतन कब हुआ? 1989 के महत्वपूर्ण वर्ष के दौरान कई क्रांतियों की एक श्रृंखला के कारण हुआ। 1989 में कम्युनिस्ट शासन के लिए पहली लोकप्रिय चुनौती बीजिंग में थियानमेन स्क्वायर का विरोध प्रदर्शन था, जो अप्रैल में शुरू हुआ, लेकिन 4 जून को एक सैनिक कार्यवाही द्वारा इसे दबा दिया गया। तो थियानमेन जो स्क्वायर पर जो घटना हुई है वो आज भी महत्वपूर्ण है, जहां पर हजारों बच्चों को मौत के घाट उतार दिए गए थे। पूर्वी यूरोप में ऐसी घटनाओं ने अगले दिन गति पकड़ी, क्योंकि सॉलिडेरिटी यानी पोलैंड सॉलिडेरिटी नव वैधानिक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन आंदोलन ने संसदीय चुनावों में बोर्ड को हरा दिया, जिससे सितंबर तक पूर्वी ब्लॉक में पहली बार गैर साम्यवादी सरकार नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुई। अक्टूबर 1989 में हंगरी की संसद ने बहुदलीय चुनावों के लिए विधायिका को अपनाया और अंततः एक दूसरी गैर साम्यवादी सरकार नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुई। पूर्वी जर्मनी में राजनीतिक परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। प्रदर्शनों की बढ़ती लहर अंततः 9 से 10 नवंबर 1989 की रात को समाप्त हो गई, जब बर्लिन की दीवार गिरी, जो शीत युद्ध और यूरोप के पूर्व पश्चिम विभाजन का महत्वपूर्ण प्रतीक थी। जबकि शांतिपूर्ण विरोध ने दिसंबर में चेकोस्लोवाकिया, ये मखमली क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है, में कम्युनिस्ट शासन के पतन का नेतृत्व किया। फरवरी 1990 में बुल्गारिया में कम्युनिस्ट शासन का पतन हो गया। रोमानिया में यह प्रक्रिया हिंसक थी। यहाँ कम्युनिस्ट नेता चाउसेस्कू और उनकी पत्नी एलेना को मार दिया गया था। दिसंबर 1991 को दुनिया के पहले साम्यवादी राज्य यूएसएसआर की आधिकारिक तौर पर विघटन की घोषणा कर दी गई। साम्यवाद के पतन की प्रमुख जो व्याख्या है, प्रारंभिक व्याख्या फुकुयामा ने अपने लेख एंड ऑफ हिस्ट्री में की थी, और उनका मानना था कि जो साम्यवादी विचारधारा है वो हिस्टोरिकल बैटल जीत गई है। जो उदारवादी विचारधारा है उसने अपनी हिस्टोरिकल जो महत्व है उसको इस्टेब्लिश कर दिया है, और अब आगे चल के लिबरलिज्म ही एकमात्र आइडियोलॉजी है जो कि सभी को अपनाना पड़ेगा, और ये एक वे ऑफ लाइफ के रूप में उभर कर आई है। अब मार्क्सवाद को थोड़ा सा चलते चलते प्रासंगिकता देख लेते हैं। तो मार्क्सवाद की अगर प्रासंगिकता देखी जाए तो मार्क्सवाद एज एन आइडियोलॉजी, उसकी 2 तरह से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। मार्क्सवाद एज एन आइडियोलॉजी, मार्क्सवाद एज एन आइडियोलॉजी, और मार्क्सवाद एज अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, एज अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। तो एज अ आइडियोलॉजी मार्क्सवाद अब उतना ज्यादा अब लोकप्रिय नहीं रहा है। क्यों? एज आइडियोलॉजी हमने देखा है कि 1991 के बाद आइडियोलॉजी पूरी तरह से मार्क्सवाद की उतनी ज्यादा प्रभावशाली अब रह नहीं गए। तो एज एन आइडियोलॉजी अगर मार्क्सवाद को देखा जाए तो अब उसका जो प्रभाव था अब क्षीण हो चुका है। लेकिन एज अ क्रिटिक टू कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म की बुराई के रूप में या कैपिटलिज्म की बुराई करने के रूप में अगर मार्क्सवाद को देखा जाए, आलोचनात्मक विवरण है अगर कैपिटलिज्म का करने के रूप में देखा जाए, तो अभी भी वो महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि जब 2007 में काइंड ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, तो 1991 से 2007 तक ये माना गया कि नहीं, मार्क्सिज्म डस्टबिन में चला गया है, अब मार्क्सिज्म की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर थॉमस पिकेटी करके एक थिंकर है, उन्होंने कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी करके एक पुस्तक लिखी, और उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ह्यूज इनइक्वालिटी स्टेब्लिश हो गई है, जो नीचे का तबका है और ऊपर का तबका है। तो उन्होंने बताया कि लगभग 99% जो वेल्थ है पूरे विश्व की, उस पर 1% या 2% या 10% लोगों का ही कब्जा है। बाकी जो 90 से 95% लोग हैं वो केवल 1 या 2% की जो वेल्थ है उस पर काम कर रहे हैं। तो इस अवधारणा को लाने के लिए या मार्क्सिज्म को ह्यूमन बनाने के लिए कि मार्क्सिज्म मानवतावादी बना रहे, उसका हमेशा क्रिटिसिज्म होता रहे, जिससे कि वो नए नए सुधार करता रहे, मार्क्सिज्म जरूरी है। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। सोवियत संघ की क्रांति के बाद पहली बार एक ऐसी शासन व्यवस्था कायम हुई जो खुले तौर पर मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित होने का दावा कर रही थी। सोवियत संघ का नेतृत्व अपने को मार्क्सवाद का आधिकारिक व्याख्याकार मानने लगा। उस प्रक्रिया में मार्क्सवाद का एक हठवादी स्वरूप विशेषकर स्टालिन के समय में देखा जा सकता है। उसके विरोध की व्याख्याओं से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि यह एक खुला सिद्धांत है, गलती परिस्थितियों के अनुसार उसमें जोड़ घटाव किया जा सकता है, मार्क्सवाद में भी। लेकिन सोवियत संघ की विफलता को मार्क्सवादी सिद्धांत के एक विशिष्ट व्यवहार की विफलता के रूप में देखा जा जाना चाहिए। प्रमाणिक मार्क्सवादी परंपरा को पुनः खोजने और जीवित रखने का यही उपयुक्त समय है। मार्क्सवाद पूंजीवाद को समझने, उसकी आलोचना करने और उसके खिलाफ संघर्ष करने का सिद्धांत है। इसलिए वर्तमान भूमंडलीकरण पूंजीवाद में भी मार्क्सवाद की प्रासंगिकता बनी रहेगी।
पिछली सदी के आखिरी वर्षों और इस सदी में पुनः मार्क्स की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कैपिटल को नए सिरे से पढ़ने और समझने के प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कनाडा के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मार्क्सवादी विचारक माइकल ए लोबोविट्ज की पुस्तक बियॉन्ड कैपिटल 1995 में प्रकाशित हुई। वे इस पुस्तक को रद्द कर देते हैं कि पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं। तो वो इस बात को रद्द कर देते हैं कि पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं, पूंजीवाद का विकल्प है। ऐसे ही थॉमस पिकेटी की पुस्तक है, वो भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। लोबोविट्ज ने सन 2010 में प्रकाशित अपनी दूसरी पुस्तक द सोशलिस्ट अल्टरनेटिव रियल ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छे समाज की अवधारणा का विचार दिया है। इसके साथ ही वे पूंजीवादी व्यवस्था और सोवियत संघ व चीन की साम्यवादी व्यवस्था की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार अच्छे समाज की 3 विशेषताएं: पहला, उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व हो, यानी कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए। फिर सामाजिक उत्पादन पर मजदूरों का नियंत्रण हो। जो सोशल प्रोडक्शन है उस पर जो नियंत्रण किसका होना चाहिए? मजदूरों का या मजदूरों के संगठनों का। समुदाय की जरूरतों की संतुष्टि होनी चाहिए। टेरी एंगल्टन जैसे विचारकों का मानना है कि जब तक पूंजीवाद है तब तक मार्क्सवाद प्रासंगिक बना रहेगा। पूंजीवाद के अंत के साथ ही इसका अंत हो सकता है। आज की पूंजीवादी व्यवस्था अपने पूर्ववर्ती रूपों की तुलना में ज्यादा शोषणकारी और असमता मूलक है। वही जो हमने बताया है कि अब इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मार्क्सवाद एज एन आइडियोलॉजी तो अपनी विचारधारा या विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद अपनी जो विशेषता है उसको खो चुका है, लेकिन एज ए क्रिटिक टू कैपिटलिज्म हमेशा ये अल्टरनेटिव बना रहेगा। कब तक? जब तक कैपिटलिज्म का समाप्ति नहीं हो जाती। चलिए दोस्तों, यहाँ से अपना ये मार्क्सवाद की जो विचारधारा है, महत्वपूर्ण विचारधारा, उसको समाप्त किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं चैनल की। तो और स्पेशल थैंक का एक ऑप्शन आता है, आपने अगर देखा होगा ध्यान से तो उसके माध्यम से भी चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।